माया अनिश के लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढती है। एक रोज विकास माया से कहता है, मम्मी जरूरी थोड़ी ना है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, प्रीति भी तो है, आज उसने घर संभाल रखा है ना। अरे दोनों बहू एक जैसी ले आओ क्या? आज तुझे कितनी दिक्कत होती है, एक एक रुपया तुझे ही देना पड़ता है चाहे जो हो। अगर प्रीति भी पढ़ी लिखी होती तो अपने खर्चे तो उठा लेती। भाई मुझे तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, अब छोटी वाली। ठीक है, इतने दिनों से तो मिली नहीं, देखते हैं कब तक अनिश के लिए आपकी पसंद की लड़की मिलती है। माया हर किसी को अनिश के लिए लड़की देखने के लिए बोल कर रखती है। तभी एक दिन पंडित जी रश्मि का रिश्ता अनिश के लिए लेकर आते हैं। लड़की तो मानो हीरा है, एक तो सुंदर, ऊपर से इतनी पढ़ी लिखी, बड़ी कंपनी में काम कर रही है। ऐसा रिश्ता दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। फिर देर किस बात की है पंडित जी, चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। हाँ, मैं अभी रश्मि के घर वालों से बात करके सब कुछ पक्का कर देता हूँ। पंडित जी रश्मि के घर वालों से बात करते हैं और रश्मि और अनिश का रिश्ता तय कर उनकी शादी करवा देते हैं। अपनी मनपसंद की पढ़ी लिखी बहू मिल जाने के कारण माया की खुशी 7वें आसमान पर होती है। अब मैं गंगा स्नान करने जा पाऊंगी, मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। रश्मि ससुराल आकर भी अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। सुबह उठकर रश्मि नाश्ता बनाती है। अरे रश्मि, तुम अकेली क्यों खाना बना रही हो? मैं आ रही हूँ ना। अरे नहीं भाभी, आप पूरा दिन काम करती हो, पूरा घर संभालती हो, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? चलिए आप बैठिए और अपनी देवरानी के हाथों के खाने का मजा लीजिए। ठीक है बाबा, बैठती हूँ। रश्मि ऑफिस के साथ साथ घर के कामों में भी प्रीति का हाथ बटाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज रश्मि के ऑफिस से उसे एक मेल आता है कि उसकी ड्यूटी अब से नाइट शिफ्ट की जा रही है। ओह शिट यार, ये रात को ड्यूटी कौन ही करेगा? क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका है? क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे नाइट ड्यूटी मिल गई है, करूँ या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार करो ना, छोड़ने का मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मम्मी भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी। ऐसा है तो तुम मम्मी से कल एक बार बात कर लो। अगले दिन रश्मि और अनिश माया को सब बात बताते हैं। तब माया कहती है, अरे बेटा, नौकरी छोड़ने की कोई बात नहीं है, पैसा ना बड़ी मुश्किल से आता है, तुम आराम से नौकरी करो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। रश्मि अब नाइट ड्यूटी करने लगती है। अब सब कुछ बदल जाता है। वो पहले की तरह प्रीति के साथ काम नहीं कर पाती और प्रीति अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाती है। एक रोज रश्मि अनिश से कहती है, चलो ना अनिश, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे बहुत दिनों से लेने का मन है। अच्छा चलो, मेरी बीवी के पास आईफोन होगा तो स्टेटस तो मेरा भी बढ़ जाएगा। अनिश और रश्मि मार्केट जाते हैं और रश्मि का मूड दुकान जाकर बदल जाता है। आईफोन लेने के बाद रश्मि कहती है, यार मेरा लैपटॉप भी पुराना हो गया है, एक लैपटॉप भी ले लूँ क्या? ले लो, तुम्हारे पैसे, कौन सा मुझे चुकाने। ठीक है, EMI पर ले लेती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। रश्मि अपना फ़ोन और लैपटॉप EMI पर ले लेती है। दिन बीतने लगते हैं। अब रश्मि की हरकतों से सबको परेशानी होने लगती है। पहले कुछ दिनों तक तो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे सब बोलने लगते हैं। एक रोज़ रात को अनिश कहता है, यार रश्मि, ये इतनी रात को लाइट ऑन क्यों कर दिया तुमने? मुझे नींद आ रही है। पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारी हरकतों के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। तो मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार होना होता है। तो दूसरे कमरे में चली जाओ, मुझे तो सोने दो। कैसे दूसरे कमरे में चली जाओ? मेरा सारा सामान यहीं पड़ा है, ये कोई बात थोड़ी ना है। अनिश झुंझला जाता है और गुस्से में कमरे से बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगले सुबह बेटे को सोफे पर सोया देखकर माया का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, तू सोफे पर क्यों सोया है? ऐसे तो तेरी नींद पूरी नहीं होगी बेटा। क्या करूँ माँ, ये रश्मि का ऑफिस रात का है ना, तो वो उठ जाती है और मैं सो नहीं पाता। तू अपने कमरे में सोया कर, उससे कह दे कि वो अपना सामान बाहर रख ले। अगले दिन अनिश रश्मि से कह देता है, देखो तुम अपना सारा सामान दूसरे कमरे में रख लो और वहीं जाकर तैयार होना। नौकरी तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। और दूसरे कमरे में नहीं जा सकती हो तो नौकरी छोड़ दो। मैं भी तो पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मेरे पैसों से घर चलता है, तुम्हारे पैसे तो तुम खुद पर उड़ाती हो, तो तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मुझे दूसरे कमरे में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
रश्मि एक दिन की छुट्टी लेकर अपना सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है। इधर प्रीति को भी गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास माया से कहती है, मम्मी जी, पूरा दिन मैं अकेले काम कर करके थक जाती हूँ। ऊपर से रात को मुझे 1 बजे उठकर रश्मि के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। कौन सा वो मुझे अपनी नौकरी के पैसे देगी? मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती और मैं अब इतने रात को उठकर रोज रोज नाश्ता नहीं बना सकती। अरे तो तू क्यों बनाती है? छोड़ दे, वो खुद बनाएगी। नौकरी उसे करनी है, वो समझे। अगली रात रश्मि को उठने में देर हो जाती है। जल्दी से उठकर वो तैयार होकर रसोई की ओर भागती है। भाभी, आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, आप बस मेरा टिफिन डाल दो। कोई जवाब नहीं आने पर रश्मि देखती है कि रसोई में तो कोई नहीं है और खाना भी नहीं बना हुआ है। लगता है भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया। उन्हें भी मुझसे तकलीफ होने लगी है जैसे। बहुत जोरों की भूख लग रही है और लेट भी हो रहा है, क्या करूं? ऑफिस जाकर कैंटीन से कुछ खा लूंगी। रश्मि ऑफिस चली जाती है। अगली रात रश्मि जल्दी उठती है और सबसे पहले जाकर अपने लिए नाश्ता बनाती है। जल्दबाजी में काम करने के कारण रसोई में आवाज़ होने लगती है। रश्मि को दिखाई भी कम देता है, इसलिए वो रसोई के साथ साथ हॉल की लाइट भी ऑन कर देती है। अपना नाश्ता बनाकर तैयार होकर वो ऑफिस चली जाती है और लाइट वैसे ही ऑन छोड़ देती है। लाइट की रोशनी और आवाज़ से सभी की नींद खराब हो जाती है। अगली सुबह उठकर सभी का पारा गर्म हो जाता है और आज पहली बार विकास कहता है, इस तरह से अब नहीं चलेगा। रात भर पूरे घर की लाइट ऑन करके छोड़ देती है रश्मि। रात को क्या अब हम भी उसके साथ उठकर जगराता करें? हद होती है मम्मी सब चीज़ की। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ लेकिन कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन आदमी कब तक बर्दाश्त करे? खुद तो रश्मि पूरे दिन सोई रहती है। मम्मी, मुझे लगता है कि अब रश्मि को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सच में उसकी नाइट ड्यूटी से सब परेशान हो गया है। मम्मी जी, वो खुद तो एक भी काम नहीं करती। रात को लाइट ऑन करके हम लोगों को सोने नहीं देती और दिन में खुद सो जाती है और मुझे उसके कपड़े धोकर प्रेस भी करने पड़ते हैं। वो जो हड़बड़ में सब सामान इधर उधर रखकर चली जाती है, मुझे सब सुबह जगह पर रखने पड़ते हैं। कल संडे है, कल सबकी छुट्टी रहेगी, कल ही बात होगी इस मुद्दे पर। अगले दिन सब आराम से सोकर उठते हैं और माया सबको हॉल में एक जगह बुलाकर रश्मि से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी नौकरी के कारण पूरे घर को परेशानी हो रही है। अब सब इस चीज से बड़ा परेशान है। ऐसे अचानक से मैं ये नौकरी कैसे छोड़ दूं? आप ही ने तो कहा था तू आराम से नौकरी कर। मैंने तुझे नौकरी करने को कहा था, सबको परेशान करने नहीं। हाँ भाई, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। अब एक ऑफिस जाने में तुम पूरा किचन बिखेर देती हो। इस तरह से थोड़ी ना चलता है। मैं भला क्या क्या करूं? भाभी, पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी, फिर अचानक से आप लोगों को क्या हुआ? सब इतना बदल क्यों गए? क्या तुम भी ना? तुम्हें तो बहस ही करनी है। अरे जब सब बोल रहा है तो छोड़ दो ना नौकरी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगी। लेकिन फिर मेरे मोबाइल लैपटॉप की EMI कौन भरेगा? भाभी, आप भरेंगी या अनिश तुम भरोगी? मेरे इतने महंगे महंगे कपड़े और नेल पेंट्स और लिप कलर का खर्च कौन उठाएगा? अगर कोई उठाने को तैयार है तो मैं भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। सबके मुंह बन जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। फिर रश्मि कहती है, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी कमी है। मेरी जगह अनिश या भैया होते तो कोई उन्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कहता, तब सब मैनेज करते। मैं इस घर की बहू हूँ ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इतना कहकर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं। निहारिका कॉलेज के पहले साल में मानव से मिलती है और दूसरे साल तक दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके साथ दोनों का कॉलेज छूट जाता है। अब निहारिका घर संभालने और मानव जॉब करने लगता है। सुनो, आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बिना मीटिंग शुरू नहीं होगी। अरे एक तो वो तेरी वजह से इतनी मेहनत कर रहा है, ऊपर से पढ़ाई पूरी करके उसकी मदद करने के बारे में सोचने की जगह बातें सुना रही है। हाँ, क्यों नहीं? इस घर के हर काम की अकेली विलन तो मैं ही हूँ ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब सास बहू की तकरार शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मानव घर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह सुबह से शाम होती है, लेकिन सास बहू की कोल्ड वॉर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर सास रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, इसे हमारी जिंदगी में भेजकर कौन से जन्म की सजा दे रहे हो? आपकी तो इसी जन्म की लगती है। मुझे पता है कैसे आपने अपनी बड़ी बहू को इस हद तक परेशान किया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया।
उसी के बाद बड़ा बेटा और बहू आपसे रिश्ता तोड़कर घर छोड़कर चले गए। अरे तू जैसी लड़की को यही कहानी अच्छी लग सकती है। उसका पता नहीं, पर भगवान इस मुसीबत को जल्द से जल्द उठा ले। ओ, अब कितनी भोली हो, अभी तक जान नहीं पाई कि आप कुछ भी कर लो, मैं ना इतनी जल्दी मरने वाली हूँ और ना घर छोड़ूंगी और ना ही आपको कहीं जाने दूंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे का सर फोड़ते हुए यहीं इसी घर में रहेंगी। बहू की बात से परेशान सास अपना खाना लिए रसोई से बाहर चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है, जिसमें जैसे तैसे सास बहू तो सास रह रही होती है, लेकिन मानव घर में रहना कम कर देता है। जिस पर एक रात उसके घर में होने पर निहारिका सवाल शुरू कर देती है। आजकल तुम जल्दी चले जाते हो, देर से वापस आते हो, आखिर चल क्या रहा है? अब वो मैंने डे जॉब के साथ नाइट शिफ्ट भी शुरू कर दी। क्या? ये कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वैसे इस सब की क्या जरूरत है? देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी बेकार के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मानव का व्यवहार देख निहारिका हैरान रह जाती है और चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। जिसके बाद मानव सो जाता है और निहारिका सोच में पड़ जाती है। हमारी शादी को 4 साल हो गए, आज तक इन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं निहारिका, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, बस काम की परेशानी होगी। ये सोचकर निहारिका अपने मन को समझा लेती है और अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। पर इस बार उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है जब मानव घर वालों से बात करना और घर वापस आना सब कुछ कम कर देता है और कभी कभी तो घर वापस ही नहीं आता। अरे आखिर ये सब क्या चल रहा है? कितने दिन हो गए मानव की शक्ल ही दिखाई नहीं देती। वो आजकल रहता कहाँ है? मुझे पता होता तो जरूर बता देती। ना टाइम पर घर आते हैं, ना ठीक से बात करते हैं। अरे कभी कभी तो दोनों ही काम नहीं करते। बहू की बात सुन सास परेशान हो जाती है। वो निहारिका को मानव पर नजर रखने के लिए कहती है। अगली सुबह जब मानव घर से निकलता है तो निहारिका उसका पीछा करने लगती है। आज तो पता करके रहूंगी कि आखिर मुझसे बेहद प्यार करने वाला पति अचानक इतना कैसे बदल गया। पति का पीछा करते हुए निहारिका पूरा दिन बिता देती है, जिसमें वो सुबह ऑफिस और शाम को एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर वो किसी दूसरी लड़की से मिलकर उसके साथ डिनर करता है। ये सब देख निहारिका हैरान परेशान रह जाती है, पर वो मानव से कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसमें पति का पीछा करते हुए निहारिका को पता चलता है कि सुबह जॉब के बाद नाइट शिफ्ट के बहाने मानव हर रात उसी लड़की से मिलता है। घर बैठी पति को इतना बड़ा धोखा देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। रोज झूठ बोलकर कभी उस लड़की के साथ घूमने जाते हैं, कभी डिनर करने, अरे कभी उसके घर ही चले जाते हैं। मैं ऐसे नहीं जी सकती, मर जाऊंगी मैं। अरे पागल हो गई है क्या? खबरदार अगर ऐसा ख्याल भी मन में लाई। अरे तूने क्या गलत किया जो मरने जाएगी? जिसने गलत किया है सजा उसे मिलनी चाहिए। घर वापस आने दे उसे, दोनों मिलकर सवाल करेंगे और जब तक हमें सारे जवाब ना मिल जाए वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इतने सालों में पहली बार सास को अपने लिए फिक्र करते देख बहू सास के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोनों मिलकर मानव के घर आने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन मानव उस रात और अगले पूरे दिन घर वापस नहीं आता। अरे तुझे तो पता है ना कि वो कहाँ कहाँ जाता है, जरा जाकर देख कि आखिर ये लड़का कहाँ गायब है। निहारिका घर से निकलकर मानव को उसके ऑफिस, दोस्तों के घर और हर मुमकिन जगह पर ढूंढने लगती है, जिसके बाद आखिर में उस लड़की के घर पहुंचती है, जहां उसे लड़की तो नहीं मिलती, पर उसके नाम के साथ वो एक डॉक्टर है ये पता चलता है। अब निहारिका सीधा उसके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सुनिए, मुझे डॉक्टर प्रीता से मिलना है। डॉक्टर आईसीयू में इमरजेंसी केस देख रही है। अब निहारिका आईसीयू के बाहर पहुंचकर जैसे ही डॉक्टर को बुलाने के लिए खिड़की से कमरे के अंदर दिखती है तो सामने अपने पति को बेहोश देख हैरान रह जाती है और बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चली जाती है। मानो क्या हुआ इसे? ये बेहोश क्यों है और ये आईसीयू में क्यों है? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है?
इस पर प्रीता निहारिका को शांत करने की कोशिश करते हुए आईसीयू से बाहर ले आती है। निहारिका, मानव के ब्रेन में ब्लड क्लॉट है। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो हमेशा झूठ बोलकर इलाज के लिए आता था। और जब उसे पता चला कि उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है, तो उसने तुम्हें दिखाते हुए मेरे साथ अफेयर का नाटक भी किया, जिससे तुम खुद उसे छोड़ दो। उसे लगता है कि तुम ये सब नहीं सह सकती और शायद उससे पहले खुद ही मर जाओ। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमें इस केस में पॉजिटिव लीड मिली है। मानव ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। पति की बीमारी सुन जहाँ एक तरफ निहारिका टूट जाती है, वहीं उसके ठीक होने की बात सुनकर उसके मन में उम्मीद जाग जाती है। अब वो सास को भी सारा सच बता देती है और मानव का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब निहारिका पति की जगह जॉब शुरू करके बाकी पूरी दुनिया भूल बस परिवार संभालने में लग जाती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और आखिरकार मानव ठीक होकर घर वापस आता है। ये मेरी बहू के विश्वास और हिम्मत का फल है कि तू आज यहाँ जिंदा खड़ा है। हाँ, नहीं तो किसी ने बीमारी होने पर परिवार को बताने की जगह उन्हें भटकाना जरूरी समझा था। वाह, सास बहू में इतनी यूनिटी कि अब दोनों एक दूसरे पर नहीं बल्कि मिलकर मुझ पर वार करेंगी, हैं? ममता को अपने बेटे की शादी के लिए लड़की की तलाश थी, लेकिन शर्त ये थी कि बहू खानदानी चाहिए। खानदानी समझते हैं ना? क्या इसकी माँ टीचर है सरकारी स्कूल में और बाप रेलवे में? नहीं नहीं, ये रिश्ता लाने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपे कमला। और तू तो चल फिर भी पराई है, लेकिन ये तो मेरे पति हैं। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसे घर की लड़की को बहू बना लूंगी। ममता का पति सुनील कहता है, चलो ममता, एक बार तुम आज खुलकर खानदानी की परिभाषा बता दो, मैं देख लेता हूँ। तो पहले बोलते ना, अब सुनो कान खोलकर। और ए कमला, तू भी सुन ले। हाँ बोलिए ना, खानदानी क्या होता है आज हम भी सुन ले। 1000 से ज्यादा रिश्ते करवा दिए, मजाल एक में भी छुट्टा छुटैया हुआ हो। देख, तू जो बोल, लेकिन मेरे बेटे के लिए मुझे जो लड़की चाहिए उसका सबसे पहले किसी ना किसी सल्तनत से ताल्लुक होना चाहिए। कोई घराना, दूसरा उसके दादा परदादा में कोई ना कोई राजा महाराजा होना चाहिए, और लड़की का रंग इतना गोरा हो कि देखने वालों को यकीन ही ना हो कि कोई इतना भी गोरा हो सकता है। कम से कम 4 विदेशी भाषा बोले। और कमला, जो कि मुंह खोलकर सुन रही थी, और क्या ममता दीदी? अरे जा, पहले इतना तो ढूंढ ले, फिर बताती हूँ और क्या। सल्तनत चाहिए इनको, खुद का 2 कमरे का मकान है, बहू किले वाली चाहिए। कमला वहां से चली जाती है। देखो ममता, आज के समय में जो तुम चाहती हो ना, वो मुमकिन नहीं है। कोई अच्छी पढ़ी लिखी सभ्य भाषा में बोलने वाली लड़की देख लो ना। लेकिन ममता के सर पर तो खानदानी बहू का भूत सवार था। उधर कमला अपने पति से कहती है, देखो जी, आप तो जानते हैं कि शादी जोड़ने का काम कितना अच्छा है। लड़के वाले भी पैसा देते हैं और लड़की वाले भी। ममता का बेटा है ना समर, उसके लिए कोई खानदानी लड़की देखनी है। अरे वो समर बड़ा स्मार्ट लड़का है, कमाता भी कितना अच्छा है। अरे उसके लिए तो अपनी ही बेटी की बात चला लो। दुनिया की शादियां करवाती हो तो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता क्यों छोड़ रही हो? अपनी सिमरन से वो कभी भी शादी नहीं करवाएगी, उसको तो किसी राजा महाराजा की बेटी चाहिए। अरे बात तो करो। मैं जानती हूँ ना ममता को, रहने दीजिए। लेकिन कमला का पति नहीं मानता और वो अपनी बेटी का रिश्ता समर के लिए लेकर जाता है। कमला का पति कहता है, अरे ममता जी कैसी हैं? कमला बता रही थी कि आपको कोई अच्छी लड़की की तलाश है समर के लिए। हाँ, अच्छी नहीं होगी तो भी चलेगी, खानदानी होनी चाहिए। वो क्या है ना, मुझे समर बेटा बहुत पसंद है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। बस अब क्या था, ममता का पारा हाई हो जाता है। अरे खानदानी बेटी मांगी थी, भिखारी नहीं।
लोगों के घर घूम घूम कर शादी का रिश्ता करवाने वाले से मैं यानी कि ममता अपने बेटे की शादी करेगी? ना जी ना, वो दिख रहा है ना दरवाजा, दफा हो जाओ। और कभी सपने में भी अपनी बेटी के लिए समर का ख्वाब भी नहीं आने देना। कमला के पति को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उससे इस तरह की कोई बात भी कर सकता है। वो फिलहाल वहां से चला जाता है, लेकिन ठान लेता है कि वो अब अपनी बेटी की शादी समर से करवा कर रहेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, वो औरत बहुत बदतमीज है। देख, अब तुझे जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा करना। फिर कमला का पति उसके कान में कुछ कहता है और अगले दिन कमला ममता के घर जाती है। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हाँ चल कोई ना, और सुना कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मैंने समर के लिए लड़की देखी है, खानदानी। उन लोगों को आपका पता दे दिया है, कल वो लोग आएंगे। बस ध्यान रखना, बड़े लोग हैं तो समझ गई ना। अरे चिंता ना कर, बस भेज उन लोगों को। अगले दिन एक लंबी सी कार में ढेर सारा जेवर पहनकर एक औरत और शेरवानी पहने आदमी उन लोगों के घर आता है। आइए आइए आइए, बिटिया नहीं आई आपकी? बिटिया हमारी खानदानी है, कहीं भी मुंह उठाकर नहीं ले जाते हम लोग उसे। और इस तरह की बात करने वालों के घर तो हम अपनी बेटी को कभी ना ब्याहें। अरे खानदानी लड़कियां ऐसे नहीं जाती है। चलो भाग्यवान। अरे माफ कर दे, माफ कर दे, मैं तो बस बच्ची को पूछ रही थी। अरे बैठिए ना, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। खाने को लाती हूँ? मतलब घर में नौकर चाकर नहीं है? ओहो, कमला भी न जाने किन भिखारियों के घर भिजवा देती है। और किला कहाँ है आप लोगों का? है जी, वो मेरे दादा ससुर का है ना, पित्तौड़गढ़ में। पित्तौड़गढ़ कौन सी जगह है? अरे पित्तौड़गढ़ के तो सारे किले हम लोगों के ही हैं। वो प्रॉपर पित्तौड़गढ़ नहीं है, उसके पास से छोटी सी गली गई है नहर के किनारे से, वहीं पेड़ के पास लग के है किला। किला बना है या बच्चों ने 2 पत्थर रखकर घरौंदा बना दिया है? अच्छा, तो कितनी जमीन है आप लोगों के पास? बहुत ही घटिया लोगों का रिश्ता बताया है कमला ने। जी क्या मतलब, क्यों? अरे जमीन तो पूछूंगी ना भाई साहब, खानदानी लोग हैं तो जमीन तो पता होगी ना कि कितनी है। हम खानदानी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके खानदान में हमें डाउट है। अरे आप खानदान होती तो आपको पता नहीं होता कि आपके पास कितनी जमीन है? हम लोगों की जमीन नहीं, गांव के गांव होते हैं। तो आपका तो सवाल ही गलत था। ये पूछो कि कितने गांव है हमारे पास। ममता की लालच अब और बढ़ जाती है। फिर तो आपकी बेटी के नाम पर भी 2-4 गांव होंगे ही। 2-4 तो हम लोगों के गाय भैंस चराने वालों के पास भी नहीं होते, वो भी कम से कम 10-10 गांवों के मालिक होते हैं। वैसे लड़का क्या करता है, कितनी जमींदारी है उसके पास, और हाँ, शौक क्या क्या है? अरे जी, नौकरी करता है बड़ी कंपनी में। शौक तो बस कसरत का है, बाकी कोई दूसरा शौक नहीं है उसका। शौक नहीं है? अरे राजा महाराजा के शौक होते हैं, नर्तकी, शराब, कबाब, कुछ तो करता होगा। जी करता तो नहीं है, लेकिन आप चिंता ना करें, हम है ना, सब करवाना सिखा देंगे। अब तो बस आप रिश्ता पक्का कर ले। हाँ ठीक है, बस थोड़ा घर देखना चाहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ रहेगी। अरे आइए आइए। वो लड़की की माँ को घर दिखाती है। घर देखने के बाद, हे भगवान, ये घर है, शुरू होता नहीं कि खत्म हो जाता है। इतना छोटा तो हमारे बावर्ची का घर भी नहीं होता। अरे नहीं नहीं, हम किसी भिखारी के घर शादी नहीं करेंगे। अपनी लाडली है, औकात है नहीं, और खानदानी लड़की देख रहे हैं। हाँ, और पूछ रही है जमीन कितनी है। अरे खुद के पास रहने का ढंग का मकान नहीं और हमारी जमीन पूछ रही है। लड़का नौकरी करता है, लेकिन लड़की राजा महाराजा की चाहिए। अरे चलो भाग्यवान, इन लोगों के घर तो हमारा ड्राइवर भी अपनी लड़की ना दे। अरे नहीं नहीं, रुकिए तो, अब सुनिए तो, मेरे लड़के से फिर कौन शादी करेगा?
तभी कमला आ जाती है। बात तो वैसे सही कही है, राजा की बेटी तो राजा के बेटे से ही ब्याहेगी ना। अच्छा, मैं ये बोलने आई थी कि किसी और से करवा लो अपने बेटी की शादी। मैं तो चलूं, मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे मुझे माफ कर दे, मेरी समझ में बात आ गई है। लड़की अपने से छोटे घर की ही लानी चाहिए। अब देख, मैं ना अपने बेटे की शादी तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हूँ।